नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात आगरा की कर लेते हैं। आगरा में एक बिजनेसमैन ने खुद के ही अपहरण की साजिश रची, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि आगरा में अपहरण का नाटक रचने वाले मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरण के नाटक रचने वाले बिजनेसमैन छदामी लाल वर्मा के खिलाफ पुलिस को झूठी सूचना देकर गुमराह करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सराफा कारोबारी के ऊपर 35 लाख रुपए की देनदारी थी, जिससे बचने के लिए उसने यह ड्रामा किया। पुलिस ने शनिवार रात सराफा कारोबारी को मध्य प्रदेश के छतरपुर से पकड़कर पूछताछ की, जिसके बाद कारोबारी ने बताया कि वह यूट्यूब की मदद से अपहरण के नाटक को उसने अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी कारोबारी पर पुलिस को गुमराह करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस के इस कामयाबी को देखते हुए आगरा के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की बात कही है। छदामी लाल जी के अपहरण की सूचना थाने पर थाना सैया पर दी गई थी और ये उनके द्वारा एक फ़ोन अपने भाई थान सिंह वर्मा को किया गया था कि कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, रोने की आवाज़ आ रही है और मुझे ले जा रहे हैं। इसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। 7:30 बजे की ये जो मोबाइल फ़ोन की सूचना थी और 8:30 बजे थाने पर इन्होंने सूचना दी थी। उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 364 का और 6 टीमें पुलिस की बनाई गई। सभी सीनियर अफसर्स ने मैंने भी, मेरे जो अधिकारीगण बैठे इन्होंने भी और आईजी रेंज सर ने भी निरीक्षण घटनास्थल किया और हमें गाइड किया। 6 टीमें इसमें बनाई गई और सभी को अलग अलग टास्क देकर रवाना किया गया। अपराध जो सो कॉल्ड अपराध है उसका मोबाइल बार बार खुल रहा था और बार बार बंद हो रहा था। इसके बाद एक मैसेज इनके भाई के मोबाइल पर आया, उनके मोबाइल से, अपराध के मोबाइल से आया कि आपका भाई हमारे पास है और इसका हमने मारपीट करके हाथ तोड़ दिया है और 50 लाख रुपए आप हमें दें, अन्यथा हम इसे गोली से मार देंगे और अगर पुलिस को बताया तो हम इसे जान से मार देंगे। इस सूचना पर पुलिस पास में लगी और सारे सीसीटीवी कैमरे किधर को उनका लोकेशन गया, किधर को निकले, वो सब देख रहे थे। ग्वालियर तक के कैमरे देखे और उसके बाद झांसी हमारी टीम गई, झांसी के सीसीटीवी कैमरे रेलवे स्टेशन के देखे तो वहाँ से ये एक छदामी लाल जी जो है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया और आराम से अकेले निकल रहे थे, निश्चिंतता के साथ निकल रहे थे। तब पुलिस को और शक हुआ और पुलिस ने खोजबीन इस आधार पर भी की कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने अपना जो किसी वजह से किया हो। इनके गांव में जाकर पूछताछ की गई, छानबीन की गई तो पता चला इनके ऊपर काफ़ी 30-35 लाख रुपए कर्जा था। तो पुलिस को इत्मीनान हो गया कि ये योजना इनकी अपनी बनाई हुई है और पुलिस ने इन्हें फिर इंटरसेप्ट करके इन्हें बरामद किया, इनसे पूछताछ की तो इन्होंने ये बात स्वीकारी कि इनके ऊपर कर्जा है, काफ़ी कर्जा है लोगों का, लोग तगादा कर रहे थे। इस वजह से इन्होंने इस तरह की एक योजना बनाई कि अपना अपहरण दिखा के और एक पैसे ये कह के कि हम पैसा देकर आए हैं और उसके बाद लोगों की देनदारी से कुछ समय के लिए बचा जा सके या हमेशा के लिए बचा जा सके। सारी चीज़ उन्होंने स्वीकारी है और पुलिस ने ये जो गुड वर्क किया है एसपी साहब के नेतृत्व में, क्योंकि यही इस पूरी जो टीम थी, हमारे एसपी साहब बेस्ट साहब इसके फील्ड कमांडर थे, इनके नेतृत्व में ये पूरा का पूरा केस हमने दिया था और इन्होंने ये 24 घंटे के अंदर वर्कआउट करके एक शानदार काम किया है। सीओ साहब मेरे पास बैठे हैं, सीओ खैरागढ़ साहब, इनके नेतृत्व में टीमों ने आगे फॉरवर्ड जो लिखे थे उनमें काम किया। तो पूरी टीम का जो शानदार, हमारी एसओजी टीम, स्वेट टीम, CIW टीम, थानाध्यक्षों की टीम, सबने बहुत शानदार। ब्रिटेन में बात अब कन्नौज की कर लेते हैं। दरअसल कन्नौज में बीजेपी बूथ अध्यक्ष के साथ उनके परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। बता दें कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और सरकार देश में क्राइम को लेकर रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन बेखौफ दबंग अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के देवकली बंगार गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां दबंगों ने बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के साथ उनके परिवार पर हमलावर करते हुए नजर आए। दबंगों ने एक पूरी ब्याज की वसूली को लेकर बीजेपी बूथ अध्यक्ष के परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान दबंग लोग बूथ अध्यक्ष की मां, पिता और भाई को खेत में दौड़ा कर धारदार हथियार से पीटते हुए भी नजर आए, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको गंभीर हालत में
कानपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने अपनी जान का खतरा बताते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। काट दो सब नीचे से। बुलेटिन में बात अब मऊ की कर लेते हैं। दरअसल मऊ में एक अस्पताल पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर उसने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। खबर जिला मऊ के मशहूर बच्चों के निजी हॉस्पिटल से सामने आई। यहां हॉस्पिटल संचालक पर एक व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान शिकायतकर्ता पंकज राय ने बताया कि हॉस्पिटल अवैध तरीके से चल रहा है। युवक ने बताया कि डॉक्टर राहुल मुख्तार अंसारी के करीबी हैं और मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी के चुनाव में उन्होंने गुप्त तरीके से पैसे की फंडिंग भी की। तो वहीं उन्होंने यह कहा कि 5 साल पहले डॉक्टर प्रीति मिश्रा ने डॉक्टर राहुल राय के चलते आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद इस मामले में झांसी की पुलिस ने डॉक्टर राहुल राय के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था और इस मामले में सीबीआई की जांच भी हुई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, ऐसा शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में कहा। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इस कड़ी में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। जिला मऊ में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आगामी नगर निकाय और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी का पूर्वांचल क्षेत्र में पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने संयुक्त बैठक की और उसमें नए पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तंज कसने के साथ ही अपनी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर को भी मंच से नसीहत दे डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को एसी की हवा लग गई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच आना चाहिए और अपनी पार्टी के नेताओं से आकर मुलाकात करनी चाहिए। इसके साथ ही किसान सम्मान योजना की वसूली को लेकर भी उन्होंने सरकार बड़े सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और डीजल के दाम कम होने वाले मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 100 के ऊपर रेट पहुंचाकर 5 से 7 रुपए घटा कर देने से सरकार क्या दिखाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले दाम बढ़ाकर पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर दाम घटाकर उसका गुणगान किया जाता है। अगर घटाना है तो पुराने 70 वाले रेट के आसपास क्यों पेट्रोल के दाम को नहीं कर दिया गया है।
अध्यक्ष जी, क्या ये 2024 को लेकर के विस्तार था आज? कैसी समीक्षा बैठक? कि हमने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया है, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। तो आज चारों प्रांतों की बैठक हम लोग कर रहे हैं। ये पूर्वांचल की बैठक है। हमारा बांदा में बुंदेलखंड की मीटिंग हो रही है, वहाँ अरविंद राजभर गए हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में मीटिंग हो रही है, जहाँ डॉक्टर संतोष पांडे जी गए हुए हैं। पश्चिमांचल में जो मीटिंग हो रही है, वहाँ हमारे नेता गए हुए हैं। यहाँ मैं खुद आया हूँ पूर्वांचल की मीटिंग लेने। तो ये आगामी नगर निकाय की चुनाव और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये अपने संगठन को ठीक करने की तैयारी हो रही है। आपके विधायक अब्बास अंसारी से ईडी ने पूछताछ की है, क्या कहेंगे इस पर आप? भाई देखिए, ईडी का काम है अपना पूछताछ करना, वो पूछताछ करे। विधायक जी का काम है जवाब देना, वो जवाब दिए हैं। आजम खान से आपकी मुलाकात हुई थी? अब तो जेल से बाहर है वो। नहीं, अभी तो कल हम लोगों का वो प्रेजेंटेशन था, कल से सदन चल रहा है, आज आपके सामने हैं। विधानसभा से खाली होंगे तो उनसे मिलेंगे। काफी नाराज चल रहे हैं आजम खान जी अखिलेश यादव जी से। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके बयान को हमने भी सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और नाराज होकर के कोई कहाँ जाएगा। अभी पार्टी में ही रहेंगे? भाई समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, आज भी समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं ना, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? पेट्रोल और डीजल के दाम, ये केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिल करके ये देश और प्रदेश की जनता का धोती खोल के कपार पर बांधते हैं। 60 रुपया से बढ़ा करके 97 रुपया डीजल गया था। तो जब ये 37 रुपया कम करते तब न माना जाता कि इन्होंने डीजल का दाम कम किया। पेट्रोल का दाम 65 से 70 रुपया तक था अलग अलग, उसको बढ़ा के 100 पार किए, उसको लाए 97 में, उसको जब ले आते 70 रुपया लीटर देते, तब मैं मानता ना कि कम किए हैं। ये तो दाम बढ़ा करके पैसा कलेक्ट कर ले रहे हैं, जब इनका काम हो जा रहा है तो छोड़ दे रहे हैं। 4 रुपया राहत दे दे रहे हैं, 2 रुपया राहत दे दे रहे हैं, 5 रुपया राहत दे दे रहे हैं। उस राहत से क्या फायदा है? अब राशन कार्ड ही वापस लिए जा रहे हैं। अब तो चुनाव बीत गया ना, अब 2024 आएगा तो फिर राशन कार्ड नया बनेगा। अब पिछली बार महिलाओं के लिए बना था, अब इस बार खाली नौजवानों के लिए बनेगा। देखिएगा, वो राशन कार्ड बनाएंगे, फिर किसान प्रधानमंत्री किसान निधि फिर देंगे। अभी वसूली कर रहे हैं, फिर बढ़ा के देंगे। प्रदेश को आप 4 भागों में बांटने की बात कर रहे थे। देखिए, प्रदेश बड़ा है, आज प्रदेश में लाइन ऑर्डर बहुत बुरा है। आप जो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। ब्रिटेन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ महिला ने एक चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाया कि जमीन बंटवारे के बाद उन्होंने उन चौकी इंचार्ज के सामने ही उनका मकान गिरा दिया। बता दें कि खबर हंडिया थाना क्षेत्र के बरौत के चौकी से अंतर्गत आने वाले ऊपरदहा गांव की है, जहां ऊपरदहा निवासी डॉक्टर नीतू सिंह का आरोप है कि उनके परिवार में आपसी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर उसके मकान को चौकी इंचार्ज बरौत की मौजूदगी में ही जबरन गिरा दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उनके बड़े ससुर के लड़के ने उनके मकान पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके बाद जब उन्होंने इसका विरोध किया तो विपक्षी लोगों की ओर से चौकी इंचार्ज के साथ मिलकर कब्जा करने का प्लान बनाया, जिसके बाद चौकी इंचार्ज सूर्य प्रकाश दुबे उनके घर पर फोर्स लेकर पहुंचे और घर की दीवारों को तोड़वाने लगे और घर में लगे ताले को भी तोड़ने लगे। महिला ने कहा कि जब उन्होंने इसका विरोध किया और लेखपाल से नाप करवाने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद भी सूर्य प्रकाश दुबे ने वहां उपस्थित लेबरों से जबरन दीवार को तोड़वा दिया। मेरा नाम सर डॉक्टर नीतू सिंह है। और क्या मामला है पूरा? मामला सर ये है कि मेरे ससुर 2 भाई थे, अब है नहीं। उसमें से मेरे ससुर सर गांव में रहते थे और मेरे बड़े पिताजी मतलब मेरे ससुर जी के बड़े भाई वो बॉम्बे में रहते थे। 50-60 साल से उनका यहाँ कोई भी आना जाना निवास नहीं है। और उनके मरने के बाद उनके लड़के अरुण कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, दिनेश कुमार सिंह आए और मेरे घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करने लगे और मेरा विरोध करने पर उन्होंने मुझे गाली दी, मारा पीटा। कौन गाली दी? वही वो अरुण सिंह, प्रदीप सिंह और दिनेश सिंह। उसके
उसके बाद मैंने 112 भी बुला दिया था। और फिर इन्होंने चौकी इंचार्ज एसके दुबे को बुलाया और वो आए तो वो कहने लगे कि मैं ज़बरदस्ती कब्जा करवाऊंगा, जो तुम्हें करना है कर लो। मैंने कहा सर ये इनका जहाँ बन रहा है वहाँ ले लें, लेखपाल बुला लें, कानून को बुला लें, अपना नपवा लें, ले लें, लेकिन चौकी इंचार्ज खुद वहाँ जो लेबर मिस्त्री से उनसे ही नपवाने लगे। उसके बाद मैंने विरोध किया तो मुझे भद्दी भद्दी गाली दी, मादर चोद कहा, कुतिया कहा। और फिर जब मेरी बिटिया ये वीडियो बनाने लगी कि ये सर के तो अधिकार में नहीं है कि किसी महिला को गाली दें, तो मेरी बिटिया को भी दौड़ा लिए और बोले कि इसको भी पकड़ो, ले चलता हूँ थाने, ठीक कर दूंगा। और मुझे थाने इन्होंने भिजवा दिया। उसके बाद इन्होंने जबरन मेरा घर तोड़वाया है। और मैं पूछती हूँ योगी जी से कि सर आप कहते हैं कि आपके राज्य में, आपके प्रशासन में महिलाएं सुरक्षित है, आप महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं, सर मुझे कहाँ न्याय मिल रहा है। ब्रिटेन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। फर्रुखाबाद में एक महिला को शटरिंग ठेकेदार को नसीहत देना महंगा पड़ गया, जिसके बाद शटरिंग ठेकेदार ने महिला के साथ मारपिटाई की खबर फर्रुखाबाद से सामने आई। यहाँ शटरिंग उतार रहे शटरिंग ठेकेदार को नसीहत देना एक महिला को महंगा पड़ गया। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर शटरिंग उतार रहे लेबरों को महिला ने देखकर फंटी फेंकने को कहना भारी पड़ गया, जिसके बाद शटरिंग उतार रहे लेबरों ने महिला के घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर पिटाई की, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लोहिया में रेफर कर दिया गया। महिला का आरोप है कि सिर्फ उन्होंने फंटी हटाने को और सही ढंग से फेंकने को लेकर उन लेबरों को चेताया था, जिसको लेकर उन्होंने उनके घर घुसकर लाठी डंडों से उनकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद इस पिटाई से उनके घर में मौजूद परिवार वाले समेत खुद महिला भी घायल हो गई, जिसके बाद उनको सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसको जिला अस्पताल लोहिया में रेफर करा दिया गया। बुलेटिन में बात अब आगरा की कर लेते हैं। दरअसल आगरा में यमुना नदी में नहाते समय 4 युवक नदी में डूब गए, जिसमें से 3 युवकों की मौत हो गई और एक युवक लापता हो गया। जिला आगरा के थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत तीर्थधाम बटेश्वर में पूजा अर्चना स्थान करने आए 4 युवक नहाते समय यमुना नदी के गहरे पानी में डूब गए। पानी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक लापता हो गया। आयुष फतेहाबाद अपने मामा के लड़के कन्हैया और अपने सौरभ दोस्त के साथ यहां आया था, जो कि यमुना नदी में नहाते समय गहरे पानी में सभी लोग चले गए, जिसमें से डूबने से उन तीनों की मौत हो गई। पास ही खड़े लोगों ने शोर मचाया तो गोताखोरों ने काफी देर तक खोजबीन के बाद 3 लोगों के मृत अवस्था में पाया, लेकिन एक युवक का कोई भी पता नहीं चल सका। मौत की जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां ग्राम विकास अधिकारी से ग्राम प्रधान परेशान है। आपको बता दें कि खबर फर्रुखाबाद के ब्लॉक शमशादाबाद से सामने आई। यहां ग्राम के प्रधान ग्राम विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस दौरान ग्राम प्रधान ने भ्रष्ट अधिकारियों से इसकी शिकायत डीएम से की और डीएम ने इस पर भ्रष्टाचारी अधिकारी की जांच के संक्षेप में ज्ञापन सौंपा, लेकिन जांच की भनक लगते ही ग्राम सचिव ने अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जुट गए, जिसमें अधूरे पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्र में नाबालिग बच्चों को लगाकर काम कराया जा रहा है। इस दौरान ग्राम सचिव खुलेआम बाल श्रम की धज्जियां उड़ाते नजर आए, तो वहीं ग्राम प्रधान का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी भ्रष्टाचार में लीन हैं, जिसके बाद उन्होंने जैसे ही इस खबर की सूचना डीएम को दी तो उसके बाद
उन अधिकारियों ने बच्चों को स्वास्थ्य उपकेंद्र में नाबालिग बच्चों को लगाकर काम कराया। इस दौरान ग्राम सचिव खुलेआम बाल श्रम की धज्जियां भी उड़ाते नजर आए। क्या नाम है? हमारा हेमलता। ग्राम प्रधान है आप? हाँ, काशीपुर तराई के हेमलता प्रधान है। आपने जांच डाली थी कोई अभी कुछ दिन पहले? हाँ, डाली थी। क्या अभी हुआ? तो अभी नहीं आई जांच। जांच नहीं आई? नहीं, अभी नहीं आई। तो यहाँ काम लगा हुआ है? हाँ, काम स्वास्थ्य केंद्र में, अस्पताल में काम लगा हुआ है। जनरेटर चल रहा है और काम लगा हुआ है। बड़े छोटे बड़े बच्चे भी कर रहे हैं काम। अब ये तो हम बंद तो नहीं कर सकते हैं, काम चल रहा है, बहुत जोर जारी से चल रहा है काम। आपके द्वारा चल रहा है? मेरे द्वारा कुछ नहीं चल रहा है। फिर कौन करा रहा है? अब ये हमें मालूम कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं पता? नहीं पता हमें। किसी अधिकारी को आपने अवगत कराया? नहीं कराया। आप अधिकारी को अवगत कराया पहले? तो नेपाल में निकाय चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद नेपाल के नागरिक भारत में विभिन्न शहरों में अपने काम पर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में स्थानीय निकाय चुनाव के संपन्न हो चुके मतदान के करने के लिए अब सभी नागरिक भारत के विभिन्न शहरों से नेपाल आए। नेपाल नागरिक अब काम पर वापस जा रहे हैं, लेकिन रोडवेज बस स्टैंड पर उनका तांता लगा हुआ है। सैकड़ों यात्री यहां फंसे हुए हैं। नेपाली दुर्गम जिले में रुकुम, रोल्पा, हुमला और जुमला से आदि आए नेपाली अब बस स्टैंड पर रहने को मजबूर हैं। बता दें कि रोडवेज बस की बसें दरगाह मेले में जायरीनों को लेने और ले जाने के लिए लगा दी गई हैं। इससे नेपाली यात्री कई घंटों से बस स्टैंड पर ही पड़े हैं, जिससे सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में रुपईडीहा रोडवेज बस स्टैंड के इंचार्ज मुस्तफ़ा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दरगाह में पर मेला चल रहा है, इसीलिए बसें का चलना कम हो गया है। जैसे ही बसों का आगमन बढ़ेगा, सभी यात्रियों को बसें मुहैया कराई जाएंगी, तो वहीं सभी यात्रियों को बस सेवा पूरी तरह से मिल जाएगी। कहाँ से आए हो? अच्छा, कहाँ जाओगे आप? कितनी देर से बस अड्डे में हो? गाड़ी ना पाया। कितनी देर से हो यहाँ? 12 बजे। 12 बजे। अभी क्या बज रहा है? लगभग 5 बज रहे हैं। गाड़ी नहीं है क्या? क्या बोला जा रहा है? आज गाड़ी आउँदैन पाउँदैन। कहाँ जा रहे हो? कब से बैठे हो? 8-9 घंटे हो गए। नेपाल कहाँ से आए? नेपाल कालीकोट से। कालीकोट से। क्या बस नहीं है यहाँ? बैराज योजना चल रहा है, बैराज की गाड़ियाँ नहीं आ पाई हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशानी पड़ी है। लेकिन बैराज की आ जाती तो सारे बस भिजवा देते, सब सारे बसों यात्रियों को हमेशा भिजवाते रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बिना वजह से डिस्टर्बेंस हो गया है। कल से 2 4 से चालू हो जाएंगे। बुलेटिन के आखिरी में बात गोंडा की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पर नाराज सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल में प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गोंडा के अस्पताल में सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल ये सफाई कर्मचारी अस्पताल में व्यवस्था को लेकर नाराज हैं। सभी कर्मचारियों को सही व्यवस्था देने के लिए कर्मचारियों ने अस्पताल में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने बताया कि प्राइम क्लीनर्स तेजाब से अस्पताल की सफाई कराते हैं। अत्यधिक तेजाब के प्रयोग से कई सफाई कर्मी बीमार हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसको लेकर यह सभी यहां इकट्ठा हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। बता दें कि यह मामला बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। तो बाबू ईश्वर शरण अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यहाँ सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अत्यधिक तेजाब से सफाई करने के बाद कई सफाई कर्मी इससे बीमार हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।